हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्ली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। देखिए, ये सीरीज हमने चलाया है आपके दिसंबर एग्जामिनेशन को टारगेट रखते हुए। अगर आपका टारगेट है दिसंबर एग्जामिनेशन, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, पेपर 1 आपका कॉमन रहता है, तो आप डेली आया करिए यहीं पे। 12:15 जो है आपका ये क्लास होता है, 12:15 PM, है ना, दोपहर में। और यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चंस की श्रृंखला हम चला रहे हैं। यहाँ पर एक सीरीज चल रही है और आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे पुराने भी क्लासेस अगर आप पहली बार सेशन से जुड़ रहे हैं। और देखिएगा कितने बेहतरीन जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के 21 अक्टूबर का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारे सामने सबसे पहला आ रहा है हायर एजुकेशन सिस्टम से। विच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन इंडिया? बताइए, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? काफ़ी आसान प्रश्न है और कई बार हमने डिस्कस किया ये प्रश्न। यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं। राधा कृष्णन कमेटी, दूसरा ऑप्शन है कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास मुदलियर आयोग या मुदलियर कमीशन, और चौथा ऑप्शन है आपके पास सरकार कमेटी या सरकार समिति। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिख देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके। इसका जो भी आपको सही ऑप्शन लग रहा है वो मेंशन कर देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए, आपके एक वीडियो को लाइक करने से क्या होता है ना, यूट्यूब का जो रिकमेंडेशन सिस्टम है, ये वीडियो आपको भी रिकमेंड होने लगेगा और साथ ही साथ जिन लोगों को ज़रूरत होगी इन वीडियोज़ की उनको भी रिकमेंड होने लगेगा। और अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर किया करिए इन सेशंस को। एक एक ऑप्शन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ये जो है रिकमेंड हुआ था किस कमेटी द्वारा? सबसे पहले जो है ये जानेंगे कि भाई ये इस्टेब्लिश कब हुआ। तो 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था, यानी जो भी कमेटी होगी वो इसके पहले की ही होगी, है ना। अब यहाँ पर हम बात करें इसके सही उत्तर की, तो वो होगा आपका राधा कृष्णन कमेटी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राधा कृष्णन कमेटी को हेड किसने किया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने हेड किया था। और यूजीसी जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन्हीं के रिकमेंडेशन, इन्हीं की जो कमेटी थी ये राधाकृष्णन कमेटी, इसी के रिकमेंडेशन द्वारा ये कमेटी 1948 1948 49 1948 49 में जो है ये काम कर रही थी और उसी समय इसको रिकमेंड किया गया था। और इस कमेटी ने जोर डाला था कि भाई एक बॉडी, एक निकाय तो चाहिए, है ना, एक निकाय चाहिए जो कि स्टैंडर्डाइजेशन को यहाँ पर ओवरलुक करे, देखे, स्टैंडर्ड सेट करे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो आपके विश्वविद्यालय हैं उनके ऊपर जो है नज़र रखने के लिए कि भारत में जो विश्वविद्यालय की पूरे शिक्षा हो रही है यूनिवर्सिटी लेवल पे, जो उच्च शिक्षा है, उसके ऊपर कोई ना कोई चाहिए जो कि रिकमेंड करे और जो भी उसके ऊपर ओवरलुक करे, जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हैं उनके लिए। तो इसके लिए यूजीसी को इस्टेब्लिश करने की बात यहाँ पर की गई थी। कोठारी कमीशन के बारे में बात करें तो इसने हॉलिस्टिक एजुकेशन पॉलिसी के बारे में रिकमेंड किया था। ये स्पेसिफिकली यूजीसी से इसका कोई रिलेशन नहीं था कोठारी कमीशन का। मुडलियर कमीशन, इसका फोकस था सेकेंडरी एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे नहीं था, तो ये भी नहीं होगा। और सरकार कमेटी जो है ये पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड थी, एजुकेशन से रिलेटेड नहीं थी, तो ये भी नहीं होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न आ रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड से। अकॉर्डिंग टू जॉन एफ हर्बर्ट, विच लेवल ऑफ टीचिंग प्राइमरली फोकसेज ऑन मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स? बताइए, जॉन एफ हर्बर्ट के अनुसार किस शिक्षण स्तर का मुख्य फोकस तथ्यों को याद करने पर होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे इसका सही उत्तर। इसका उत्तर जो है इसके प्रश्न पे ही छुपा हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रश्न के बारे में और एक एक ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो देखिए मेमोरी लेवल होता क्या है। मेमोरी लेवल सबसे बेसिक स्तर होता है। जब हम ये पिरामिड बनाते हैं, इस पिरामिड में हम इसको 3 पार्ट्स में विभाजन करते हैं और इस विभाजन में सबसे पहला पार्ट हमारा होता है मेमोरी, सबसे निचला स्तर है ये। दूसरा इसका और इसके ऊपर वाला जो स्तर है वो है अंडरस्टैंडिंग और इसके ऊपर होता है रिफ्लेक्टिव। अब कई लोग ये मानते हैं कि मेमोरी लेवल अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए, मेमोरी लेवल जो है ये ज़रूरी है, ये बेस के तौर पे काम करता है ना। फाउंडेशन आप जानते हैं ना, अगर आप घर का नींव नहीं बनाओगे तो घर इसके ऊपर कैसे तैयार होगा? तो इसको आप नींव समझ लीजिए। नींव जितना मजबूत होगा उतना बेहतर जो है आप मकान या घर बना के उसको तैयार करोगे, ऊपर बढ़ा लोगे। तो मेमोरी लेवल जो है ये आपका फाउंडेशनल नॉलेज होता है। जैसे जब भी हम प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाई कराते हैं बच्चों को प्राइमरी लेवल में, तो वहाँ पर हम मेमोराइजेशन के ऊपर ही फोकस करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी उनको। अगर टेबल्स होंगे जो मैथमेटिक्स के होते हैं याद करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट्स याद करना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके अंडरस्टैंडिंग पर हम ले आते हैं और फिर रिफ्लेक्टिव पे ले आते हैं जैसे जैसे एज और जैसे जैसे उनका ग्रेड बढ़ता जाता है ना। तो सबसे हाईएस्ट लेवल और हायर ऑर्डर
थिंकिंग स्किल्स के लिए रिफ्लेक्टिव लेवल को जाना जाता है, और सबसे जो न्यूनतम स्तर होता है और प्रारंभिक स्तर होता है वो मेमोरी स्तर होता है। ये बीच का स्तर है अंडरस्टैंडिंग लेवल। हम रिलेशनशिप बिल्ड करना और कॉन्सेप्ट्स को समझना, कॉम्प्रिहेंड करना सीखते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल में हम क्रिटिकल थिंकिंग और चीज़ों को एनालाइज करना और सिंथेसाइज करना, अपने से आप क्रिएट करते हैं ना, स्वायत्ता की तरफ जाता है ये, ऑटोनॉमी की तरफ। जबकि मेमोरी लेवल में हम रोट मेमोराइजेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, चीज़ों को रट के याद करने पर ध्यान देते हैं। बात यहाँ पर फोकस मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, तो फैक्ट वगैरह की बात जहाँ भी आए आप मेमोरी लेवल को सही टिक कर देंगे, यही इसका सही उत्तर होगा। स्मृति स्तर, समझ स्तर मैंने बताई दिया आपको, चिंतनशील स्तर बताई दिया आपको, क्रियात्मक स्तर से यहाँ पर कोई टीचिंग लेवल एग्जिस्ट करता नहीं है, ये ऐसा कोई लेवल नहीं होता है, एक्शन लेवल है ना। तो ये हुआ, हर्बर्ट ने दिया था मेमोरी लेवल, है ना। और अंडरस्टैंडिंग लेवल फोकस करता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, रिफ्लेक्टिव लेवल एनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड से है। इन विच टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन आर बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैनिपुलेटेड साइमल्टेनियसली। बताइए किस प्रकार के अनुसंधान डिजाइन में आश्रित और स्वतंत्र दोनों चरों को एक साथ हेरफेर किया जाता है। जो भी इसका सही प्रश्न होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। और देखिए इन सेशन से डेली जुड़ा करिए और डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए। मैं कितना भी आपको मोटिवेट कर लूँ, आपके अंदर से जो इंटरनल मोटिवेशन है वो आना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि जब हम इन सेशंस को एंड करेंगे आपके पास हजारों क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके दिमाग में छप चुके होंगे। ऑप्शंस आपके सामने है इसका। सबसे पहला है प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दूसरा ऑप्शन है अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तीसरा ऑप्शन है वर्णनात्मक अनुसंधान, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। और चौथा ऑप्शन है नृजातीय अनुसंधान, एथनोग्राफिक रिसर्च। बताइए इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी सही उत्तर है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बात करें तो यहाँ पर रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर यहाँ पर मैनिपुलेट करता है, वेरिएबल्स को हेर फेर करता है चरों के बीच में। और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये कारण, कॉज, है ना। और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इसमें अगर हम कोई चेंज करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तो इसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल में देखेंगे, क्योंकि ये आश्रित है, नाम से ही समझ में आ रहा है। अगर आप किसी के ऊपर आश्रित हो, अगर उस इंसान को कुछ हो जाता है तो आपके ऊपर भी तो इफेक्ट आता है ना। वैसे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कुछ हेर फेर आप करोगे तो उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज देख सकते हो। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम इफेक्ट कह सकते हैं या आउटकम कह सकते हैं, है ना। तो कॉज एंड इफेक्ट और इसी के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ये डिज़ाइन अलाउ करता है हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रयोगात्मक अनुसंधान। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ना, इसमें पूरी तरीके से हम हेर फेर नहीं कर पाते हैं, मैनिपुलेशन नहीं कर पाते हैं वेरिएबल में। यहाँ पर रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है, याद रखिएगा, तो ये नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान में हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी फेनोमेना को, और करंट लेवल में यानी अभी क्या चल रहा है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। इसमें मैनिपुलेशन नहीं होता है, जैसा जो होता है ज्यों का त्यों हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं, उसको वर्णन कर देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। एथनोग्राफिक रिसर्च में हम कल्चर्स को, ट्रेडिशन को, है ना, संस्कृति है, इसको हम स्टडी करते हैं। कम्युनिटी कोई हो गई, मान लीजिए किसी दूर दराज के इलाके में कहीं अगर कोई जनजाति कम्युनिटी है, जनजातीय कोई भी कम्युनिटी में आप जा रहे हो, वहाँ जाके उनके ट्रेडिशन को सीख रहे हो, है ना, तो उसको हम कहते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च। जहाँ पर आप रिसर्च कर रहे हो उनके ही वहाँ जाके वहाँ पे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, यहाँ पे किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन आप नहीं करते हो। यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो नेचुरल सेटिंग है उसी में ये रिसर्च करते हो, है ना। तो ये भी नहीं होगा, नृजातीय अनुसंधान भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा चौथा प्रश्न है कम्युनिकेशन का। Which theory of communication highlights that mass media has a powerful and direct influence on the public? देखिए कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस के बारे में बात किया गया था, यहाँ पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस के बारे में बात किया जा रहा है। तो बताइए कि कौन सी वो संचार का सिद्धांत है। इसमें कहा गया है कि जन संचार माध्यमों का जनता पर शक्तिशाली और प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। जो मास मीडिया होती है, जैसे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, ये सभी मास मीडिया। अभी यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मैनिपुलेट करते हैं, आपको गलत डेटा दिखा के और भड़काते हैं। तो वैसे मास मीडिया का एक बहुत ही पावरफुल और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है पब्लिक पे। तो बताइए कौन सा इनमें से थ्योरी कहता है। पहला थ्योरी है हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी, दूसरा है 2 स्टेप फ्लो थ्योरी, 2 चरणीय प्रवाह सिद्धांत, तीसरा है यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, उपयोग और संतुष्टि सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है आपके पास कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में अभी जाके मेंशन कर देंगे कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। देखिए अगर हम बात करें इसके सही उत्तर के बारे में
तो सबसे पहले एक एक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कौन सा सही होगा। देखिए हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं मैजिक बुलेट थ्योरी के नाम से। ये सजेस्ट करता है कि मास मीडिया जो है वो इंजेक्ट कर सकता है। नीडल से क्या होता है, नीडल मतलब सुई होता है ना, सुई को क्या किया जाता है, इंजेक्शन जैसे लगाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। आपके अंदर जो है कोई भी दवा होगी तो उसको सीधे नस में या मांस में जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। वैसे ही इसको माना गया है कि जो हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी है ये कहता है कि मास मीडिया जो है वो इंजेक्ट कर देता है आइडियाज़ को। कोई भी आइडिया होगा उसको आपके अंदर जो है, जैसे सुई से आपके अंदर कोई भी दवा इंजेक्ट की जाती है, वैसे ही ये इंजेक्ट कर देता है आइडियाज़ को डायरेक्टली। जो ऑडियंस है उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग और इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलता है, पब्लिक परसेप्शन पे उनका नज़रिया बदल जाता है। आप देखते हो ना न्यूज़ चैनल्स पे एक ही चीज़ बार बार चलाया जाएगा तो आपका नज़रिया बदल जाएगा किसी के भी प्रति कि हाँ ये इंसान जो है वो सही इंसान नहीं है या जो भी। तो यहाँ पर मास मीडिया का एक बहुत पावरफुल और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है पब्लिक पे, है ना। 2 स्टेप फ्लो थ्योरी यहाँ ये स्टेट करता है, ये बताता है कि जो मीडिया है ना ये फिल्टर करके आपको चीज़ें दिखाता है ना। और कैसे फिल्टर करता है, देखिए ओपिनियन लीडर्स होते हैं, ओपिनियन लीडर्स जो हैं, और आगे चल के माना जा रहा है कि इन ओपिनियन लीडर्स का बहुत बड़ा रोल होगा किसी भी कंट्री को चलाने में, क्योंकि ये मैनिपुलेट कर सकेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा चीज़ों को दिखाएंगे। जो अच्छा है उसको बुरा भी दिखा सकते हैं, जो बुरा है उसको अच्छा भी दिखा सकते हैं। तो आप मान सकते हैं कि 2 स्टेप फ्लो थ्योरी मतलब एक इसको कह सकते हैं ना छन्नी थ्योरी। छन्नी क्या होता है, आप देखते हो ना चाय छानने के लिए एक छन्नी होती है ना, तो सीव जिसे हम कहते हैं। तो छन्नी में आप चाय छानते हो तो चाय पत्ती इसमें रह जाती है और नीचे जो है यहाँ पर चाय आपके कप में आ जाता है, होता है ना ऐसा। तो ये जो चीज़ें हैं कि मतलब क्या चीज़ें आप जो है यहाँ पर छान के और क्या चीज़ें यहाँ पे नीचे आप पहुँचाना चाहते हो। ये ऑडियंस है, मान लीजिए ये कप जो है ये ऑडियंस है और ऑडियंस का माइंड है, और ये न्यूज़ है। अब किस न्यूज़ को यहाँ रोक देना है और किस न्यूज़ को आप तक पहुँचाना है ये लोग डिसाइड करते हैं। तो 2 स्टेप फ्लो थ्योरी कहते हैं इसको। इसमें जो है ना डायरेक्टली मास मीडिया के बारे में नहीं, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस के बारे में बात किया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी बात करता है कि लोग जो है वो मीडिया का यूज़ करते हैं अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपने हिसाब से, तो ये तो उल्टा ही बात कह रहा है। और कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो है ना ये आपका एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो कि डील करता है मेंटल डिस्कम्फर्ट से, जो कि हमारे कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ से आता है। तो मीडिया का इन्फ्लुएंस इसका कोई लेन देन नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ए हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी, है ना। हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी में ही बात किया जाता है कि मास मीडिया आपके अंदर इंजेक्ट कर सकता है आइडियाज़ को, आपके अंदर एक सुई की तरह उन चीज़ों को डाल सकता है और ऑडियंस को जो है ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है इसका हमारे नज़रिया बदलने में। ये इसका सही उत्तर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारे बाउंस बैक बैच में एडमिशन्स ओपन है और फ़ी रखा गया है 1,999 में मैम ने जो है डिसाइड किया है। और देखिए कहीं भी आप चले जाइए आपको पेपर टू एजुकेशन के लिए इतने कम प्राइजेज़ में बैच नहीं मिलेंगे। और इसके साथ साथ एक और बोनस है कि पेपर 1 आपको फ्री मिलेगा इसके साथ, है ना। तो आपको पेपर 1 भी मिल गया और पेपर 2 भी मिल गया इसी प्राइस में। और पेपर 1 जो है मैं हैंडल करता हूँ, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, हमारे वहाँ क्लासेस चल रही हैं, जो भी लोग वहाँ पढ़ रहे हैं वो उनसे पूछेगा कि कितने बेहतरीन ढंग से वहाँ पर हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल गाइडेंस के लिए मैं रहता हूँ, आपको कोई भी ज़रूरत है तो डायरेक्टली आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो मैं उसको क्लियर करता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 9015958713 एंड यू कैन टेक एडमिशन। देखिए हम लोग मार्केटिंग ज़्यादा नहीं करते हैं, यही कुछ माध्यम है जहाँ से आपको जो है हम सूचित कर देते हैं इन चीज़ों के बारे में। अब हमारा अगला प्रश्न आ रहा है लॉजिकल रीजनिंग से। वेस्टर्न लॉजिक का ये एक क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि इन प्रोपोजिशनल लॉजिक व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रूल दैट स्टेट्स इफ P इम्प्लाइज Q एंड P इज़ ट्रू देन Q मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। बताइए, यहाँ पर हिंदी में देखते हैं। प्रस्तावनात्मक तर्क में उस नियम का नाम क्या है जो कहता है यदि P से Q निस्सारित होता है और P सत्य है तो Q भी सत्य होना चाहिए। इनमें से कौन सा रूल है जिसको हम ये रूल के नाम से जानते हैं? जैसे मॉडस पोनेन है, मॉडस टॉलन है, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म या काल्पनिक सिलोजिज्म कहते हैं, और डिसजंक्टिव सिलोजिज्म या असंयोजी सिलोजिज्म कहते हैं। बताइए कौन सा सही उत्तर होगा इसका। प्रश्न नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 5 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा, और फिर मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन मॉडस पोनेन। मॉडस पोनेन जो है ना एक फंडामेंटल रूल है, याद रखिएगा, है ना। फंडामेंटल रूल यानी बेसिक रूल है, और इसमें ये किसका रूल है? इन्फ्रेंस का, है ना। इन्फ्रेंस मतलब अनुमान लगाने का, प्रोपोजिशनल लॉजिक में यूज होता है। और ये कहता है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट दे दिया कि अगर P
और इसके बाद क्यू आ रहा है। इफ़ पी मतलब अगर कोई पी कंडीशन है, पी कंडीशन होने के बाद हमें क्यू रिजल्ट देखने को मिल रहा है और ये सत्य है, ट्रू है अगर, और अगर पी भी सत्य है, पी भी ट्रू है, तो क्यू को भी ट्रू होना ही चाहिए। पी इज़ ट्रू देन क्यू मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। तो ये ट्रू वाला अगर आ रहा है तो ये मॉडस पोनेन होता है, और यही अगर फॉल्स आ जाए, जैसे इसमें मॉडस टॉलन होता है, तो इसमें कहा जाता है कि पी देन क्यू इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ फॉल्स देन पी मस्ट ऑल्सो बी फॉल्स। तो अगर ये पी फॉल्स है और क्यू फॉल्स के बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा, बस ये आपको जो है रट ही लेना है कि फॉल्स वाला आएगा तो मॉडस टॉलन, अगर ये ट्रू वाला आएगा तो मॉडस पोनेन। और हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म किसे कहते हैं कि इफ़ पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर, मतलब अगर पी के बाद भी क्यू आ रहा है, यानी पी के आने पे क्यू आ रहा है और क्यू के आने पे आर आ रहा है, तो पी के आने पे भी आर आना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही जो है सही हो जाता है। और डिसजंक्टिव सिलोजिज्म में क्या कहता है कि इफ़ पी और क्यू, यानी पी या क्यू में से कोई भी आ जाता है, पी और क्यू, अगर ये सत्य है, ट्रू है, और अगर पी फॉल्स है, पी इज़ फॉल्स, तो क्यू जो है वो ट्रू होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ऐसा हिसाब किताब है इसका डिसजंक्टिव सिलोजिज्म का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मॉडस पोनेन, है ना। अगर इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जो प्रतीक सर डाउट ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, सारे डाउट्स आपके वहाँ रिजॉल्व होते हैं। और मैं आपको जो है बार बार कहता हूँ कि वहाँ पर जो है आप फीडबैक अपना दे सकते हैं, ये क्लास आपको कैसा लग रहा है वो भी वहाँ पर आप बता सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक से हमारा अगला प्रश्न आ रहा है। तो हमने वेस्टर्न लॉजिक का प्रश्न कर लिया, अब इंडियन लॉजिक का ये प्रश्न है, बताइए इन न्याय फिलॉसफी विच टर्म रेफर्स टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैलिड नॉलेज। बताइए न्याय दर्शन में मान्य ज्ञान का साधन किस शब्द से जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, पहला प्रमाण, दूसरा है प्रत्यक्ष, तीसरा है अनुमान और चौथा है उपमान। क्वेश्चन नंबर 6 लिख के, और जो भी इसका सही उत्तर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए वो ऑप्शन। और साथ ही साथ देखिए वीडियो के हाफ वे तक हम आ चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए। छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है आपसे कि वीडियो को लाइक किया करिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बताइए कि कितने मज़ेदार सेशंस हम यहाँ पर लेते हैं, डेली जुड़ते हैं, किसी भी दिन, किसी भी, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे वो कोई संडे हो, कुछ किसी भी दिन हम रुकते नहीं, डेली हम जुड़ते हैं और आपकी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाते हैं। तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। आई होप कि आपने आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। देखिए न्याय फिलॉसफी के बारे में, न्याय दर्शन के बारे में बात कर रहा है। तो न्याय फिलॉसफी में कह रहा है कि विच टर्म रेफर्स टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैलिड नॉलेज, है ना, वैलिड नॉलेज के बारे में बात कर रहा है कि न्याय दर्शन में मान्य ज्ञान का साधन किस शब्द से जाना जाता है इनमें से। तो देखिए आपको मालूम है कि प्रत्यक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन, है ना। ये क्या होता है, वैलिड नॉलेज का एक टाइप है, लेकिन इसको वैलिड नॉलेज के लिए नहीं जाना जाता है इस शब्द को, है ना। ये वैलिड नॉलेज का एक टाइप जरूर है। आप परसेप्शन से, प्रत्यक्ष से आप चीज़ों को पता लगा सकते हो, नॉलेज जो है वो आपको गेन हो सकता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं है वैलिड नॉलेज के लिए, तो ये नहीं होगा। अनुमान, अनुमान भी जो है ये एक प्रमाण का प्रकार है, टाइप है, लेकिन ये प्रमाण के लिए यूज किया जाने वाला शब्द नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। उपमान, उपमान क्या है, ये कंपैरिजन के थ्रू, है ना, कंपैरिजन जैसे हम कहते हैं दो चीज़ों को आप कंपेयर करके, या एनालॉजी के थ्रू, एनालाइज करके, एनालॉजी के थ्रू मतलब दो चीज़ों को कंपेयर करते हुए आप कोई नॉलेज अगर गेन कर रहे हो, तो ये भी प्रमाण का एक प्रकार है। लेकिन जो शब्द यूज होता है वैलिड नॉलेज के लिए वो होगा ए, प्रमाण, है ना। प्रमाण का मतलब क्या होता है, मीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वैलिड नॉलेज। और इसमें क्या क्या आता है, तो प्रमाण में देखिए प्रत्यक्ष आता है, प्रत्यक्ष जिसे हम परसेप्शन भी कहते हैं, इसके थ्रू भी आप जो है ज्ञान का अर्जन कर सकते हो। दूसरा है अनुमान, और इसके थ्रू भी ज्ञान की प्राप्ति आप कर सकते हो, अनुमान के थ्रू। इन्फ्रेंस इसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बादल देखा, काला बादल जो है आपने देखा, आसमान में पूरे काले बादल छाए हुए हैं, आपने अनुमान लगाया कि काले बादल छाए हुए हैं, यानी कि कुछ देर में बारिश होने वाली है। तो ये आपने एक नॉलेज जो है आपको कैसे गेन हुआ, अनुमान लगा के। आपने जो है किसी बहुत दूर के पहाड़ी पे धुआं उठता हुआ देखा, और धुआं उठते हुए देखते ही आपने बोला कि हो ना हो वहाँ पर आग लगी हुई है, क्योंकि आपको फायर और स्मोक का रिलेशन मालूम है कि अगर धुआं उठ रहा है यानी कि आग तो लगी ही होगी, तो ये आपने अनुमान लगाया, तो इसके थ्रू आपको नॉलेज मिला। प्रत्यक्ष मतलब आप अपने सेंस ऑर्गन से, जैसे मान लीजिए कि आपने चाय का प्याला हाथ में पकड़ा और आपको गर्म लगा, तो आपने दूसरों को बताया कि देखना चाय का प्याला जो है गर्म है, अच्छे से इसको ध्यान से पकड़ना। तो यानी कि आप अपने परसेप्शनल नॉलेज वहाँ पर जो है शो कर रहे हो। वही अगर हम बात करें उपमान की,
तो ये कंपैरिजन या एनालॉजी करके, है ना, यानी कि आपने कंपेयर किया दो चीज़ों को। और मान लीजिए कि आप एक मोबाइल फ़ोन लेने गए, मोबाइल फ़ोन लेने के बाद आपने बोला कि नहीं, इसमें जो है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ हुआ है, और ये वाले मोबाइल फ़ोन जो है ना, इसमें एक्साइनॉस या मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज़ हुआ है ना, इसमें 8 Gen 3 है और इसमें जो है डायमेंसिटी का 9300 है। तो ये दोनों आपने जो है कंपेयर करने लगे आप, तो वो कंपेयर करके फिर आप जो है एक वैलिड नॉलेज तक पहुँचे। तो कंपैरिजन से भी हमें नॉलेज मिल जाता है। तो ये जो है अलग अलग तरीका है प्रमाण का, लेकिन प्रमाण शब्द यूज होता है ना। तो आई होप कि ये पूरा ही डाउट आपको क्लियर हो गया हो इन वर्डिंग से रिलेटेड, इन टर्म से रिलेटेड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न आ रहा है पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से, यूनिट 9 है आपका, पेपर 1 का। एक कॉन्सेप्ट है एंथ्रोपोसीन। क्या कहा जाता है, क्या मतलब है इस एंथ्रोपोसीन नाम के टर्म से? एंथ्रोपोसीन अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 लिख के जो भी इसका सही उत्तर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। विकल्प या ऑप्शन है द करेंट जियोलॉजिकल एज डोमिनेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी वर्तमान भूवैज्ञानिक युग जो मानव गतिविधियों से प्रभावित है। दूसरा ऑप्शन है द एरा बिफोर ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी मानव सभ्यता से पहले का युग। तीसरा ऑप्शन है द एज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति का युग। या फिर चौथा ऑप्शन है फ्यूचर एरा डोमिनेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एक भविष्य का युग जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होगा। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा अगर हम बात करें एंथ्रोपोसीन से। तो डिस्कस करते हैं। देखिए एक चीज तो हमें मालूम है, जहां पर ये एंथ्रो आता है तो इसका मालूम ये हमें चल जाता है कि ये ह्यूमन से रिलेटेड कुछ है, जैसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यानी मानव जनित जो प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसको एंथ्रो वर्ड से आप ह्यूमन से रिलेट कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें एंथ्रोपोसीन इस एक टर्म की, तो ये टर्म जो है यूज होता है ना करंट जियोलॉजिकल एज, जो हमारे पृथ्वी का जो करंट एज है इसको जानने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है ना ये डोमिनेट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है क्लाइमेट को, है ना, जलवायु के ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, पर्यावरण को यह इफेक्ट कर रहा है, इसी को हम कहते हैं एंथ्रोपोसीन, है ना। तो ये होगा इसका ए करेक्ट आंसर। बी द एरा बिफोर ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो इसको हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स कहते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी नहीं आया था, उससे पहले का एरा है ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एज जो है ना, ये कोई भी हिस्टोरिकल पीरियड आप स्पेसिफिक ले सकते हैं, जियोलॉजिकल एज से इसका कोई रिलेशन नहीं है। और फ्यूचर एरा जो है डोमिनेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे एंथ्रोपोसीन से ये भी रिलेटेड नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वर्तमान भूवैज्ञानिक युग जो मानव गतिविधियों से प्रभावित है। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो, याद कर लीजिएगा, ये टर्म जो है इंपॉर्टेंट है, एंथ्रोपोसीन नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हायर एजुकेशन सिस्टम का ये प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नैक। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का कार्य नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। असेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, पहला ऑप्शन आपके पास उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन है विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को प्रत्यायित करना, एक्रेडिटेटिंग यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज। तीसरा ऑप्शन है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूनिवर्सिटीज, यानी विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और चौथा ऑप्शन है प्रोमोटिंग क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देना। तो बताइए इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है? नॉट पूछ रहा है आपको, मैंने बताया नॉट आते ही बिल्कुल ही अटेंशन हो जाया करिए। तो इनमें से कौन सा नैक का एक कार्य नहीं है? नॉट कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 लिख के जो भी इसका सही उत्तर लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। देखिए अगर हम बात करें एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हुए चलते हैं, तो असेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, देखिए ये तो इसका प्राइमरी लक्ष्य है, यही तो की फंक्शन है नैक का। मेन फंक्शन क्या है नैक का, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल का, कि वो असेसमेंट करे इंस्टीट्यूशन का, है ना। तो ये तो होगा ही, तो ये नॉट पूछ रहा है, तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। एक्रेडिटिंग यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, देखिए ये भी एक प्राइमरी रोल है इसका, एक्रेडिट करना, प्रत्यायित करना विश्वविद्यालय और कॉलेजेज को, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि नॉट पूछ रहा है, ये तो एक फंक्शन है। तीसरा ऑप्शन है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूनिवर्सिटीज, देखिए यूनिवर्सिटीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम यूजीसी का होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ना कि नैक का है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल का नहीं होता है। और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट ऑफ फंक्शन यही होगा। क्वालिटी एश्योरेंस हायर एजुकेशन में प्रमोट करना, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देना, इसका एक कोर फंक्शन है नैक का, है ना। ये नैक का यही रहता है कि इसमें जो है आप क्वालिटी यानी जो गुणवत्ता है शिक्षा की, उच्च शिक्षा में खासतौर से उसको बढ़ाया जाए, नवाचार लाया जाए, नए नए जो है रिसर्च को यहाँ पर प्रमोट किया जाए, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग ऐसे जो है फील्ड्स में हम माप सकें कि यहाँ क्या चल रहा है, इनका जो ग्रोथ है वो कैसा है और कैसा होना चाहिए।
तो सी ऑप्शन, विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि नॉट पूछा है, नहीं पूछा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ये काम है जो इन्होंने सी में दिया हुआ है। हम आ गए हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स एम्फेसाइजेस स्टूडेंट कोलैबोरेशन एंड ग्रुप लर्निंग। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि छात्र सहयोग और समूह अधिगम पर जोर देती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला एक्सपोजिटरी मेथड यानी व्याख्यात्मक विधि, दूसरा ऑप्शन है लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि, तीसरा ऑप्शन है कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम, और चौथा ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी प्रदर्शन विधि। बताइए इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा, कौन सा वो मेथड होगा जो जोर डालता है स्टूडेंट कोलैबोरेशन पे और ग्रुप लर्निंग पे, जो कि जहाँ पर स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, सक्रिय होता है ना, और ये छात्र केंद्रित या फिर शिक्षार्थी केंद्रित जो है वो तरीका होगा, टीचिंग मेथड होगा। बताइए कौन सा होगा इनमें से सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आपको मैं बधाई देता हूँ, आप एक सीरियस लर्नर हैं, और आप जो है अगर ऐसे ही फोकस से पढ़ते रहे और इन क्वेश्चंस को, इन सेशंस को डेली अटेंड करते रहे, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि पेपर 1 में 40 क्वेश्चन सही होने से आपका कोई नहीं रोक सकता है ना। आगे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी और भी डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग सेशन में, जहाँ पर मैं आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी क्वेश्चन बताऊंगा और डेटा इंटरप्रिटेशन को कैसे टैकल करना है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए इन सेशन से। तो देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में और इसके सही उत्तर के बारे में, और पूछा है यहाँ पर स्टूडेंट कोलैबोरेशन ग्रुप लर्निंग, तो हमें पता चल गया कि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड के बारे में बात कर रहा है। तो एक्सपोजिटरी मेथड जो होता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। व्याख्यात्मक विधि है ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पे फोकस करता है कि टीचर आते हैं और डायरेक्टली पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। यहाँ पर स्टूडेंट का रोल जो है ना, स्टूडेंट का रोल पैसिव होता है ना, यानी कि मुख्य रोल जो है यहाँ पर टीचर का ही होता है, पैसिव रोल स्टूडेंट का होता है, निष्क्रिय होता है यहाँ पर जो छात्र है। लेक्चर मेथड सेम ही है, यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन पे जोर दिया जाता है टीचर से स्टूडेंट की तरफ, और ये भी जो है आपका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पे इसमें भी ध्यान दिया जाता है लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि में, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों ही आपका जो है नहीं होगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग ये बिल्कुल जो है इसका सही उत्तर है ना। सहयोगात्मक अधिगम यहाँ कह ही रहा है, स्टूडेंट कोलैबोरेशन से और ग्रुप लर्निंग से सीखते हैं, और ये जो है हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, ये आपको देखने को मिलता है कोलैबोरेटिव लर्निंग में, जहाँ पर स्टूडेंट जो है वो साथ में काम करते हैं, अपने समस्याओं का समाधान खोजते हैं, टास्क को कंप्लीट करते हैं, पीयर लर्निंग पे और पीयर ट्यूटरिंग पे ध्यान देते हैं, अपने दोस्तों का भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोलैबोरेट करके टीम वर्क के थ्रू, ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रोजेक्ट बना के करते हैं काम। तो शेयर्ड लर्निंग होता है, टीम वर्क प्रमोट होता है, लीडरशिप स्किल डेवलप होता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है ना। तो लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल उनका डेवलप होता है, और उनको इनोवेशन करने में हेल्प मिलता है, आगे नवाचार करने में भी उनको जो है इससे मदद मिलती है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। और आखिरी अगर ऑप्शन को देखें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो टीचर जो है वो शो करता है स्टूडेंट को कि कैसे कोई चीज़ की जाती है, डेमो टीचर देते हैं, तो इसका कोलैबोरेशन पे फोकस नहीं होता, ये भी एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच ही हो जाता है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आई होप कि आपने नीचे कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर दिया हो। और इसी के साथ जो है आपको एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आप पेपर 1 का बैच लेना चाहेंगे तो वो ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपका सब्जेक्ट एजुकेशन नहीं है और फिर भी आप पेपर 1 मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए एक बात की मैं गारंटी देता हूँ कि पूरे जितने भी आपको एजुकेटर्स कहीं भी दिखेंगे, आप पढ़िएगा, उनसे भी पढ़ लीजिए, मेरा तो ओपन चैलेंज रहता है, और आप एक बार मुझसे पढ़ के देखिए। पेपर 1 के लिए खासतौर से मैं अपनी ये गारंटी लेता हूँ कि आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा और इतने अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी कि कोई भी आपको जो है ना संशय नहीं रह जाएगा। जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं वहाँ पर हम काम करेंगे। इंडिविजुअलाइज लर्निंग पे मेरा ध्यान होता है, और पर्सनल गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिसके लिए लोग जो है ना अगर चार्ज करने लगे तो पता नहीं कितना चार्ज करेंगे। पर्सनली उनसे आप कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हो, वहाँ पर तो एक रोबोटिक सिस्टम होता है, लाइव क्लासेस के नाम पे बस लाइव आ जाते हैं, नीचे जो है लोग कमेंट कर रहे हैं और 2-2 घंटे की क्लासेस बन रही हैं, है ना। तो वो चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, मेरा जो है सिंपल सीधा ध्यान रहता है कि कैसे आपको बेहतर से बेहतर तरीका बताया जाए, आप क्वेश्चंस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सही करो, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपका स्कोर क्या रहता है, उससे ही आपको JRF और नेट मिलना तय होता है। तो अगर आप हमारे बाउंस बैक बैच से जुड़ना चाहते हैं, नया एडमिशन ओपन है, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर 9015958713। ये विनय सर का नंबर है, और ये आपको गाइड कर देंगे जो भी आपका प्रोसीजर है उसके थ्रू। हमारा जो आखिरी प्रश्न है आज का, रिसर्च एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है, और हम आखिरी प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च प्रोसेस। क्रिया अनुसंधान प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 लिख के जो भी इसका सही उत्तर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। जो ऑप्शंस है वो हैं प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट,
पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है रिफ्लेक्ट प्लान एक्ट ऑब्जर्व। तीसरा ऑप्शन है ऑब्जर्व प्लान एक्ट रिफ्लेक्ट। एंड चौथा ऑप्शन है एक्ट प्लान रिफ्लेक्ट एंड ऑब्जर्व। योजना क्रिया निरीक्षण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब योजना क्रिया निरीक्षण, निरीक्षण योजना क्रिया प्रतिबिंब या क्रिया योजना प्रतिबिंब निरीक्षण। सही सीक्वेंस, सही स्टेप बताइए कौन सा होगा। एक एक ऑप्शन यहाँ पर हम देखते हैं और कौन सा सही होता है पता लगाते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च के बारे में तो हम बात करते हैं इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, याद रखिएगा, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ख़ास तौर से अगर कक्षा में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्लास में कोई क्लासरूम प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका एक्शन रिसर्च का, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का प्रोसेस जो है ना, एक साइक्लिकल मॉडल है जहाँ पर रिसर्चर सबसे पहले एक्शन को क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो पहला प्लान आ गया, प्लान आते ही बाकी सभी ऑप्शन ये हट गए। और प्लान के बाद क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं, क्योंकि एक्शन पहले प्लानिंग करेंगे फिर उसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, ज़मीन स्तर पर लागू करेंगे, है ना। उसके बाद एक्ट करने के बाद क्या करेंगे कि मान लीजिए मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, कोई भी नया पॉलिसी मैंने बनाया उसको इंप्लीमेंट कर दिया, फिर मैं ऑब्जर्व करूंगा, अवलोकन करूंगा उसका कि मैंने जो किया है वो सही हुआ कि नहीं, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है बच्चों पे, पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, क्या है, इसको ऑब्जर्व करूंगा मैं वो चेंज के बाद। और ऑब्जर्व करने के बाद उस आउटकम को अगर सब सही रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर उस रिजल्ट को मैं रिफ्लेक्ट करूंगा और रिफ्लेक्ट करके देखूंगा कि क्या रिजल्ट रहा और फ्यूचर में कैसे उसमें और सुधार किया जा सकता है और ज़्यादा उसको इनोवेटिव और इफेक्टिव एफिशिएंट बनाया जा सकता है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। योजना पहले बनाएंगे फिर क्रिया पे ध्यान देंगे, उसको जो है आप जो है लागू करेंगे और उसके बाद वापस उसका अवलोकन करेंगे और फिर उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे, चिंतन करेंगे, है ना। और फिर जो है जो भी ज़रूरत होगा, जो भी चेंज होगा वो बनाएंगे, वहाँ पे करेंगे। तो यही ए इसका सही उत्तर होगा। आई होप कि आपने नीचे कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस के सही उत्तर दिए हो और यहाँ पर मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड कर दिया है। तो बाद में अगर आपको PDF मिलता है जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो करिए, PDF वहाँ आपको मिलेगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही दीजिएगा। ये सेशंस हमारे डेली आते हैं बिना किसी रुकावट के, इन सेशन से जुड़ते रहिए, अपने दिसंबर एग्जामिनेशन के दिसंबर अटेम्प्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाते रहिए। किसी कारणवश अगर इस बार आप जो है चूक गए हैं तो अगला जो आपका अटेम्प्ट है, मैं ये पेपर 1 की तो गारंटी देता हूँ कि आपको जो है पेपर 1 तो निकलवा दूंगा और आपका जो पेपर 2 सब्जेक्ट वाला है वो तो आप उसमें फिर माहिर हैं ही। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे इस प्रैक्टिस सेशन के अगले संस्करण के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। नमस्कार।